केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रथम स्थापना दिवस पर 4 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा देश की सुरक्षा का एक पहलू बन गया है। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। घर घर जाओ और दरवाजा खटखटा के सदस्य बनाओ और अपनी सामर्थ्य दिखाओ, ऐसा निर्देश बिहार बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो ज्यादा सदस्य बनाएगा उतना उसकी शक्ति बढ़ेगी। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी दफ्तर से तमाम नेताओं को हरी झंडी दिखाकर अपने अपने इलाके में विदा किया और ये निर्देश दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं और इसी के आधार पर आपकी शक्ति का परीक्षण होगा। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को 7 दिन गांव में ही पदयात्रा करना है और गांव में जाकर दरवाजा खटखटाना है और खटखटा करके भाजपा का सदस्य बनाना है, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराना है और घर घर जाना है सब लोगों को। इसीलिए आज ये यहां से शुरुआत हुआ। बहुत लोग अपने अपने जगह से अपने अपने गांव की ओर निकल चुके हैं। सभी विधायक अपने क्षेत्र में जो है प्रत्येक दिन कम से कम 5 पंचायत में अवश्य जाएंगे और जहां भी वो जाएंगे वो पूरा रिपोर्ट जो है प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप टिकट पाना चाहते हैं तो आपके बनाए सदस्यों की अच्छी खासी संख्या हो और इसी का मूल्यांकन केंद्रीय कमेटी करके आपको टिकट देगी। एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने में बीजेपी जुटी है तो दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अपने को सामर्थ्यवान बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़ सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां अभी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी या किस पार्टी की हार होगी, इसको लेकर नेताओं की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने चुनाव में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर ट्विटर पर एक बड़ा पोस्ट भी किया है। एक इंटरनल सोर्स के अनुसार हाल ही में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में अजित पवार गुट यानी कि एनसीपी को 7 से 11 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 17 से 22 सीटें और बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। विधायक रोहित पवार ने कहा है कि इससे लोकसभा चुनावों की एक बार फिर से जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी उसका अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी के आंतरिक समूह में डर फैल गया है। इस कारण केंद्रीय स्तर पर कई गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के एक बड़े केंद्रीय नेता ने हाल ही में अजीत दादा को कुछ सीटें ऑफर की है। अगर अजीत दादा ने पवार साहब मतलब की शरद पवार की
राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को उनके क्षेत्रों में ही रोकने के लिए उनके खिलाफ बड़े नेताओं को खड़ा किया या निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी दिखाई तो उन्हें 6 से 7 सीटें ज्यादा देने का ऑफर अजित पवार को दिया गया है। अब ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से सीटों को लेकर समीकरण बनाया जा रहा है और अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव संपन्न होगा तो किसके पाले में जीत जाएगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जितने भी राजनीतिक दल है वो युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं। कोई मुफ्त में गैस सिलेंडर और कोई निःशुल्क कोचिंग देने की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट है वो जम्मू के युवा और महिलाएं। कोई पार्टी 18,000 रुपये प्रति साल का देने की बात कर रही है तो कोई पार्टी 5,000 प्रति माह की बात कर रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को निःशुल्क कोचिंग, लैपटॉप की बात की जा रही है। ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनको आर्थिक मदद देकर इनका जो वोट है वो अपने पक्ष में किया जाए। जहां ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वहीं महिलाओं को इन्होंने इस बार सीटें बहुत कम दी हैं। ऐसे में महिलाओं और युवाओं को लुभाना कहीं के लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आज का वोटर बहुत समझदार है। उसको पता है कि वोट किसको देना है और किस बात पे देना है। वहीं जितने आर्थिक मुद्दे हैं या लोगों के घरों के मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इसको लेकर वादे तो किए जा रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में स्पेशल पैकेज की बात की है, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस तरह से पिछले चुनावों की बात करें लोकसभा में, जिस तरह से बहुत बढ़ चढ़ के चुनाव हुए थे और एक रिकॉर्ड बना था जम्मू कश्मीर में उन चुनावों में मतदान का, इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो सब रिकॉर्ड टूटेंगे और मतदान भारी होगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जिस तरह से जमीनी हकीकत है महिलाओं और युवाओं की योजनाओं के लिए, क्या उस पर पार्टियां सफल हो पाएंगी? क्या पार्टियां खरी उतर पाएंगी और उन योजनाओं को वो क्या लागू कर पाएंगी? विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। आरजेडी को लेकर के जदयू के तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2015 के चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को फोन करके उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव बेटे का कहीं उपाय लगा दो, जिसको लेकर के 15 में जदयू और आरजेडी के एक साथ चुनाव भी लड़े थे और जीते भी थे और सरकार भी बनाई थी। लेकिन उसके बाद नीरज कुमार ने कहा कि इन लोगों का जो लक्षण है वो बदलने वाला नहीं है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने वापस उन्हें पवेलियन पहुंचा दिया। बड़ी बात नीरज कुमार की तरफ से कही जा रही है कि 15 में तेजस्वी यादव को राजनीति में एंट्री करने के लिए, उनको राजनीति में ऊंचाई तक ले जाने के लिए नीतीश कुमार को फोन करके लालू प्रसाद यादव ने सहायता मांगी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव के पूर्व साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। चुनौती के साथ मैं कह रहा हूं कि माननीय लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी को फोन किया, कहा कि मेरा बेटा का कुछ उपाय कर दो, लेकिन लूर लक्षण बदले वाला है सबका। लूर लक्षण बदला नहीं तो सत्ता के पेविलियन पकड़वा दिया। अरे हम जहां हैं सत्ता वहीं है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। अमित शाह से महायुति के नेताओं की बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर प्रारंभिक आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 140 सीटें अपने लिए चाह रही है तो वहीं शिवसेना के लिए 80 सीटें चाह रही है। एनसीपी को बीजेपी 55 सीटें देना चाह रही है, बाकी की बची 2-3 सीटें मित्र पक्षों को देने के पक्ष में है। हालांकि ये आंकड़ा प्रारंभिक है, इसमें जब महायुति के तीनों नेता साथ में बैठेंगे तो आंकड़े में बदलाव होना लाजमी है, क्योंकि हर पार्टी अपने लिए ज्यादा सीटें मांगेगी। इन सारी चीजों पर आखिरी मोहर दिल्ली में लगेगी और दिल्ली में अमित शाह के दरबार में तय होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में शामिल पार्टियों को आखिर कितनी सीटें मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाल्किस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
भोपाल स्थित वल्लभ भवन में मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर देखा जाए तो निगम मंडल जो मध्य प्रदेश में है उसमें अब जो अध्यक्ष होते थे वो अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष हुआ करतेंगे। अभी तक अधिकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे सारे निगम मंडलों में। ये एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ साथ जो संभाग और जिलों की सीमाओं के पुनर्गठन को लेकर जो आयोग का गठन हुआ है उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ साथ क्षिप्रा नदी के प्रवाह को वर्ष भर बनाए रखने के लिए एक परियोजना 614 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ सोयाबीन के एमएसपी बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बड़ा एक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट बैठक से पहले जो रीवा को नई हवाई पट्टी स्वीकृत हुई है केंद्र सरकार द्वारा और उसमें मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयास रहे हैं, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। और अगर देखा जाए तो कई वर्षों बाद मध्य प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट मिला है रीवा एयरपोर्ट के रूप में, उसकी जो मंजूरी हुई है उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के प्रयागराज के धरना स्थल पर आप देखिए कि डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षित जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक वीडियो इनका वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा मुर्गा बनकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। और आज की बात की जाए तो कान पकड़ के ये अनुरोध कर रहे हैं योगी सरकार से कि जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र से शीघ्र भरा जाए, क्योंकि करीब 1.25 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं और उन पर आवेदन करने के लिए ये लोग अभी फ़िलहाल तरस रहे हैं, क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षा के लिए इनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पदों के लिए आवेदन के लिए इनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है। और करीब 6 साल से ये लंबा इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो कि घर से दूर रह कर के पढ़ाई करने आते हैं, माता पिता की गाढ़ी कमाई से ये पढ़ते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं और सालों साल ये लंबा इंतज़ार लगातार चलता आ रहा है। और अभी भी देखिए कि यहाँ पर पुरुष महिलाएं सभी जो प्रशिक्षित छात्र हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ फूलपुर रैली में आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये आश्वासन दिया था छात्रों को कि जल्द से जल्द करीब 60,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि आखिर कब, क्योंकि वायदे लगातार सरकार कर रही है और आज शिक्षा चयन आयोग के पास ये लोग घेराव करने भी पहुंच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। वाराणसी में यातायात जाम की समस्या का हल निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक संयुक्त प्लान बनाया है, जिसके तहत वाराणसी में ई रिक्शा के संचालन के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए। इसके तहत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन के अंतर्गत आने वाले 11 थाना क्षेत्रों में ई रिक्शा के संचालन के लिए QR कोड जारी किए गए हैं और ई रिक्शा के संचालन के लिए ई रिक्शा की संख्या भी निर्धारित की गई है। इसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है और वाराणसी में लगातार ई रिक्शा चालक इसका विरोध कर रहे हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि इससे प्रशासन के इस कदम से ई रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोजगार का संकट हो जाएगा, क्योंकि एक रूट पर चलने से उन्हें सवारी नहीं मिलेगी और उनका घर पालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन से पुरजोर तरीके से ई रिक्शा संचालक मांग कर रहे हैं कि इस नई व्यवस्था को तत्काल रद्द किया जाए और पुरानी व्यवस्था के तहत ही ई रिक्शा का संचालन किया जाए। जबकि प्रशासन का कहना है कि ई रिक्शा संचालकों की बढ़ती संख्या के कारण शहर में यातायात जाम की समस्या जटिल होती जा रही है। ऐसे में ई रिक्शा संचालन को नियमित करने के लिए 4 जोन में बांटकर ई रिक्शा का संचालन कराया जाएगा, जिसमें एक जोन के ई रिक्शा दूसरे जोन में संचालन नहीं कर पाएंगे और ऐसा अगर कोई करता है तो उसकी ई रिक्शा की सीजर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ई रिक्शा चालकों में इसको लेकर काफी विरोध है। ई रिक्शा चालकों ने
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भी विरोध जताया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं शास्त्री घाट पर लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। चीनी घुसपैठ अब किसानों के घरों तक होने लगी है। 2 दिन पहले गुजरात के गोंडल में मंडी से चाइनीज लहसुन पकड़ा गया, जबकि भारत सरकार ने चाइनीज लहसुन को पिछले 10 साल पहले ही प्रतिबंधित किया गया है, यानी इस लहसुन की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। बावजूद 2 दिन पहले गोंडल की मंडी में से चाइनीज लहसुन पकड़ा गया था। अब किसानों की मांग है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ये चाइनीज लहसुन प्रतिबंध के बावजूद गोंडल की सब्जी मंडियों तक कैसे पहुंचा। और इसी के विरोध में आज पूरे राज्य की मंडियों में लहसुन की खरीद फरोख्त बंद रही। किसानों की सरकार से मांग है कि प्रतिबंध के बावजूद यह लहसुन मंडियों तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जानी चाहिए और समीक्षा की जानी चाहिए, और जो भी इसके खिलाफ गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। गौरतलब है कि चाइनीज लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने इसको 50 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद यह घुसपैठ चाइनीज लहसुन की भारतीय मंडियों तक कैसे हो रही है, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार को कमेटी का गठन करना चाहिए और सख्त कार्यवाही करना चाहिए। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के एमजी रोड थाना स्थित नगर निगम दफ्तर के सामने आज ई रिक्शा चालक ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ झूमा झटकी की, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी फट गई। दरअसल ई रिक्शा चालक शराब के नशे में बताया जा रहा था और उसने एक ऑटो को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हल्का सा विवाद हो रहा था, जिसकी समझाइश देने के लिए सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे थे, जिनके साथ ई रिक्शा वाले ने बदतमीजी भी की, झूमा झटकी की और झूमा झटकी में सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी फट गई। पुलिस से झूमा झटकी के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया है और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से ही पुलिस के लचर रवैये को लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। पूरे महाराष्ट्र में हर जगह गणेश उत्सव की धूम है। पंडालों में अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है और अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ पंडालों को बनाया भी गया है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी के मोगरापाड़ा का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मैजिक ड्रम है जो कि चंद्रयान के बेस पर तैयार किया गया है। ये पूरा मैजिक ड्रम घूमता है, इसमें लोग घूमते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ पर भूल भुलैया गली भी बनाया गया है। ये भूल भुलैया गली में उनको ले जाने के लिए पंडाल के एक सदस्य भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो अकेले पंडाल के साथ ही साथ इस पूरे भूल भुलैया गली में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा है और ये मूर्ति काफी भव्य तरीके से बनाई गई है। बड़ा पंडाल है ये पूरे अंधेरी का। अंधेरी के राजा इनका नाम है और ये अंधेरी का सबसे बड़ा मूर्ति भी है। तो ऐसे में आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसमें गणपति बप्पा को एक अलग ही अवतार में दिखाया गया है। आजू बाजू 2 इनके कह सकते हैं कि चूहे इनके साथ में है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मूर्ति को एक अलग ही क्रिएटिविटी के बेस पर तैयार किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गणपति बप्पा के अलग अलग अवतार, अलग अलग तस्वीर अलग अलग पंडालों में हमें देखने को मिल रहा है। कैमरामैन बालक के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का एक मरीज मिलने पर चिंता जरूर बढ़ गई है, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो उसकी कंडीशन स्थिर है। उस मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है, उसकी देखभाल की जा रही है। चूंकि 14 अगस्त को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचेत किया है और ये कहा है कि जैसे ही कोई सस्पेक्ट
मिलता है उसकी जांच की जाए और उसको आइसोलेट किया जाए। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाए। हवाई अड्डे पे भी इसकी जांच हो रही है। जैसे ही कोई सस्पेक्टेड लोग मिलता है, मरीज मिलता है, उसको तुरंत वहां से दिल्ली के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है और मरीजों को अलग वार्ड में रख करके उसकी देखभाल की जाती है। क्योंकि दिल्ली में भी जहां तक एलएनजेपी की बात है, यहाँ पे एक मरीज भर्ती है और उसकी देखभाल की जा रही है। 24 घंटे उस पे लगातार नजर बनाई रखी जा रही है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। ये आयोजन 11 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे और यहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये कर ली गई हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुलिस एकदम चाक चौबंद है। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। एटीएस यहाँ पे मौजूद है, आप देखेंगे, और तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। किसी भी तरीके कोई भी सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, उसके लिए तमाम फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई हैं। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की लगातार हो रही यात्राओं के बाद झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में ये कहा गया है कि इन दोनों की यात्राओं के दौरान दोनों के द्वारा इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं जिससे राज्य के अधिकारियों का मनोबल तो गिर ही रहा है, साथ ही साथ दोनों के भाषणों के कारण समाज में वैमनस्यता भी बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि राज्य में अभी आचार संहिता लागू नहीं है। ऐसे हालात में चुनाव आयोग की भूमिका इन सब बातों पर नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग से की गई शिकायत के बाबत असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग का काम है कि उस पत्र पर जो भी संज्ञान लेना है ले, और इस पर कोई महत्वपूर्ण बयान जो है वो देने की स्थिति में वो नहीं है। अब देखना है कि राज्य की सरकार या राज्य के अधिकारी और चुनाव आयोग के बीच चल रहा ये जो खेल है, ये खेल अंततः क्या रंग दिखाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते क्या दिल्ली में संवैधानिक संकट है या नहीं, इसकी जांच अब गृह मंत्रालय करेगा। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उनसे शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है और विकास कार्य ठप हो जाए, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफ़ी तबाही और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति ने उनके पत्र को और भारतीय जनता पार्टी की जो शिकायत थी उसको आम आदमी पार्टी के पास भेजा था जवाब के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद अब सवाल ये उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। कोर्ट ने कई बार कहा कि ये सवाल मुख्यमंत्री के विवेक पे छोड़ते हैं कि क्या वो जेल में रहते मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इस पे राय बटी हुई है। लोग कहते हैं कि वो जेल में रह के सरकार चला सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो नीति निर्णायक फैसले कैसे होंगे। ऐसे में राष्ट्रपति ने अपने सचिवालय से यह पत्र गृह मंत्रालय को भेज दिया और उसमें कहा कि होम सेक्रेटरी इसकी जांच करे कि क्या वास्तव में दिल्ली में संवैधानिक संकट है, और अगर संकट है तो इसके लिए क्या किया जाए। अब ये बताना जरूरी है कि आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली में सरकार बनती है और 239 AB के तहत सरकार बर्खास्त होती है। अब फैसला ये होना है कि यहाँ पे 239 ए के तहत सरकार चलेगी या 239 AB के तहत सरकार बर्खास्त होगी।
वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।